नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है घरानों की परंपरा, इसके अंतर्गत हम आप सभी के लिए कई लेक्चर्स आयोजित कर चुके हैं और विभिन्न घरानों और उनकी परंपराओं पर चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस खास सेशन में हम बात करेंगे किराना घराने के बारे में, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। बताना चाहेंगे आपका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। आपने तालीम ली है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी से और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से। आपने कई किताबें लिखी हैं, कई आलेख लिखे हैं और इन आलेखों के माध्यम से आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप अपने छात्र छात्राओं के बीच लोकप्रिय हैं क्योंकि आपका मानना है कि सीखने और सिखाने का सिलसिला निरंतर चलता रहना चाहिए। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर हैं लाल बाबू राय जी जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर इनके साथ है गगनजीत कौर जी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और गुरुमत संगीत की ज्ञाता है। तो आइए हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और इनके साथ आए दो कलाकारों लाल बाबू राय जी और गगनजीत कौर जी का। सरिता जी, हम यही चाहेंगे कि हर बार की तरह आप हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं कि इस घराने में क्या कुछ खास है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम एक बार फिर से आपसे जान पाएंगे कि किराना घराना है क्या। जी हाँ, किराना घराना आज का जो विषय है, इसमें हम किराने घराने के बारे में आपको बताएंगे। किराना जो शब्द है, इसको किराना, कैराना के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे मैंने घरानों की जब चर्चा शुरू की थी और घरानों के बारे में जब शुरू में आपको बताया था कि घराना क्या होता है, घराने किस प्रकार से बने और किस प्रकार से शब्द जो है ये घराना जो है सामने आया, तो वहाँ पर जो है एक बात आपको बताई गई थी कि किसी स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष से जोड़ने के साथ साथ जो है किसी भी घराने का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर जो किराना या कैराना जो नाम है, ये भी एक स्थान विशेष से जोड़ा गया है। तो कैराना नाम जो है एक मेरठ के पास जो है एक स्थान है जहाँ पे जिसका नाम कैराना है, उसी का नाम जो है आगे चलकर जो है उसी नाम से जो परंपरा आगे विख्यात हुई वो ही थी किराना घराना, जो कि निरंतर आज भी जो है बहुत प्रसिद्ध है। और इस घराने की जो शैली है वो जग चर्चित है और इस घराने ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ऐसे दिग्गज, ऐसे अमूल्य रत्न दिए हैं जिन्हें कि आप सुनते हैं, जिनके कि आप रिकॉर्ड्स के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या हम कहें कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आप सुनते हैं। तो ये किराना घराना आखिरकार क्या है, इसमें क्या इसकी विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं की वजह से, किन शैलियों की वजह से जो है इसकी जो अपनी एक छाप है वो और घरानों से अलग है, तो इसके बारे में हम एक विस्तार पूर्वक जो है हम चर्चा करेंगे। किराना घराना, जैसे मैंने कहा कि किराना घराने की जो देन है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अमूल्य है। बहुत बड़े बड़े कलाकार इस घराने से हुए हैं और आगे भी इस परंपरा को लेकर जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि स्थान जो इसकी बुनियाद हम कहते हैं किराने घराने की, ऐसा माना जाता है कि किराने घराने की बुनियाद जो है वो मुग़ल काल में स्थापित हो गई थी, यानी उस समय से कहीं ना कहीं इसके जो जड़ें थी वो जोड़ी जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय था मुग़ल काल में जिस समय कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास के इलाकों में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई और इस कारण जो है उस स्थान पे रहने वाले जो निवासी थे उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा। तो इन निवासियों में कहीं पर संगीतकार भी थे और जिन्हें कि हम किराना घराने के संगीतकार कहते हैं वे भी थे,
उनको भी ये स्थान छोड़ना पड़ा और वे जाके आगे जो है किराना या कैराना नाम के स्थान पर जाकर वे बस गए और इनको बसाने में जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर का बहुत बड़ा योगदान था। तो वहीं से जो है इस घराने की बुनियाद कहें या इस घराने की जड़ें जो हैं वो जोड़ी जाती हैं। तो इस समय जो है लगभग जिस समय की मुग़ल बादशाहियत थी उस समय कहा जाता है, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि उस समय संगीतकारों का जो था बहुत बड़ा प्रभाव था इन बादशाहों पर और इनकी बहुत इज़्ज़त की जाती थी। दरबारों में इनका बहुत सम्मान था। दरबारी गायक के रूप में जो है ये प्रतिष्ठित थे। तो लगभग हम कहें कि एक तरह से बादशाह लोग या राजा रजवाड़े लोग जो हैं वो इस प्रकार के नायाब हीरों को ढूंढते थे और अपने दरबार में उनको शोभित करने में, उनको सम्मान दिलाने में, उनकी नियुक्ति करने में अपना गर्व महसूस करते थे। तो इसी भावना के अंतर्गत जो है कलाकार भी निश्चिंत रहता था कि उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी और वो निरंतर अपनी साधना में रत रहता था। तभी जो है आज के समय में हम जो देखते हैं कि जिस प्रकार से इन घरानों ने जो कला जो है संगीत कला को सहेज कर उसको संरक्षित कर कर जो आज तक जो स्वरूप हमें आज मिलता है, ये इन्हीं कलाकारों के साथ साथ इन बादशाहों की, इन राजाओं की, रजवाड़ों की, नवाबों का भी इसमें बहुत बड़ा देन है इसके संरक्षण में। तो ये जब हम किराने घराने की बात करते हैं तो समय के साथ साथ इस घराने के जो कलाकार थे वो किराना आकर बस गए और वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि संगीत साधना उनकी निरंतर चलती रहती थी, इसी सिलसिले में आगे जो है 1870 के आसपास बीनकार सादिक अली ख़ां ये जो हैं ये यहाँ पर रहते थे। तो बीनकार का अर्थ जो है कई बार विद्यार्थी नहीं समझते, यानी जो ध्रुपद गायकी के साथ साथ जो है वीणा वादन जो किया जाता था उसमें उनको बीनकार कहा था। तो एक साधारण भाषा में वीणा को बीन कहा जाता था। ये उस बीन से बिल्कुल पृथक है जिसे कि आमतौर पर साधारण विद्यार्थी समझ लेते हैं कि जिससे कि जो सपेरे जो है जिस बीन का प्रयोग करते हैं ये उससे बिल्कुल पृथक है। हम वीणा को जो है एक सहज भाषा में बीन कहा जाता है। बीनकार का मतलब जो उस वीणा का वादन करते हैं। तो इस बात को लेके कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बीन और उस बीन में बिल्कुल अंतर है। तो मैं बात कर रही थी कि बीनकारों की बात कर रही थी क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जिस समय था, या हम कहें कि मियाँ तानसेन के टाइम से हम ले या उससे पहले भी मानसिंह तोमर का समय लिया जाए तो उस समय ध्रुपद गायकी जी थी वो प्रचार में थी। ध्रुपद गायकी के साथ जो है वीणा वादन होता था, यानी बीनकार लोग जो है वो अपनी कला कौशल दिखाते थे। और उस समय जो था ख़याल जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं थे। तो ध्रुपद गायकी जो है उसी को बीनकार लोग फॉलो करते थे। या हम कहें कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं जितने भी तंत्री वाद्य वाले हैं वो ध्रुपद को ही फॉलो करते थे। आज भी हम कहें कि ख़याल गायकी भी ध्रुपद को फॉलो करती है, या हम कहें कि वीणा जो है या वीणाएँ या सितार कहें या जो भी तंत्री वाद्य है वो सब ध्रुपद गायकी को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो इतना अपार भंडार है उसमें कि उसमें से कितना भी ले लो वो दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। तो खैर हम बात कर रहे थे किराना घराने की। तो 1870 के आसपास जो है उस्ताद सादिक अली ख़ां साहब जो हैं ये जो है किराना स्थान पर रहते थे और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था उस्ताद बंदे अली ख़ां। तो बंदे अली ख़ां जो हैं ये प्रसिद्ध बीनकार और गायक थे। तो यहाँ से एक कहा जाए कि जब शुरुआत ली जाती है इस घराने की तो उस्ताद बंदे अली ख़ां साहब का नाम जो है वो पहले लिया जाता है। कि जैसे हम संस्थापकों की बात कहें किसी भी घराने की कि किन से शुरू होता है, तो उससे पहले भी कलाकार थे, लेकिन उस्ताद सादिक अली ख़ां या उस्ताद बंदे अली ख़ां इनका नाम जो है अग्रणीय है एक तरह से प्रवर्तकों में किराना घराने की। जो बंदे अली ख़ां साहब थे ये इंदौर दरबार के संगीतज्ञ और वहाँ के जो महाराजा थे उनके गुरु भी थे। यानी राजा महाराजाओं को भी ये शौक़ था कि वे जो है संगीत की शिक्षा लेते थे।
तो उनके ये गुरु थे। अब इनके आगे जो इनकी शिष्य परंपरा है उसमें, क्योंकि मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो संगीत में चलती है, चाहे वो पुत्र हो या कोई सगा संबंधी हो या फिर वो व्यक्ति जो कि शिक्षा लेने एक शिष्य के रूप में आया हो। इन सभी को जो है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही माना जाता था। तो इनके शिष्यों में मुराद खां बीनकार, नन्हे खां ध्रुपदी, ये दोनों बहुत प्रचलित हुए। और आगे चलकर उनके शिष्य परंपरा में जो है अजीम बख्श और मौला बख्श, ये दो विभूतियाँ हुई। इनकी भी जो शिष्य परंपरा, यानी एक ट्रेडिशन चला था, वंशावली जिसे कहा जाए, ये वंशावली गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर। तो वंशावली में आगे चलकर इसी परंपरा में उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद अब्दुल वहीद खां, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने कि किराना घराने को एक नए आयाम दिया। किराने घराने की ख्याति जो है इनके समय में पूरे विश्व में फैली, और किराने घराने की जो एक नायाब जो उसको एक स्वरूप प्रदान किया वो इन दो विभूतियों ने किया। तो साधारण तौर पे जब कभी भी विद्यार्थी लोग बात करते हैं या आम तौर पे जब किराना घराने की बात होती है तो कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि लोग सीधे उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं या उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब से इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो दोनों कलाकार थे ये किराना घराने के ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने कि किराना को एक नई शैली प्रदान की, जिन्होंने कि किराना को एक नया आयाम दिया, जिन्होंने किराना गायकी की जो शैली थी उसको न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जो है उसको विख्यात किया। और आगे चल के इनके शिष्य परंपरा में जो है जो कहा जाए कि किराने घराने की जो शैली है वो निरंतर जो है वो बढ़ती चली गई। उनके शिष्यों ने भी खूब नाम कमाया। उनके शिष्यों का आज भी हम यदि इसका उदाहरण देखें तो बहुत से एलपी रिकॉर्ड्स पुराने समय में निकलते थे, उनमें से बहुत से कैसेट्स, बहुत से, अब आज का ज़माना है सीडी का, यूट्यूब का, तो वहाँ पर आप इस घराने के दिग्गजों को सुन सकते हैं। तो ये कहा जाए कि यदि इस प्रकार से एक बात कही जाए कि इन दोनों दिग्गजों ने इस किराना घराने की शैली को एक प्राण दिया, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने ताजीवन जो है संगीत की न केवल साधना की बल्कि उसके प्रचार में भी, उस शैली के विस्तार में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। किसी भी शैली को हम कहें कि आगे बढ़ाने में जो है प्रचार और प्रसार, ये दो चीज़ें हैं, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रचार और प्रसार उस ज़माने में कैसे होता था? प्रचार और प्रसार उस ज़माने में संगीत गोष्ठियों से, संगीत सभाओं से, सेमिनार्स जो होते थे उनसे होता था। और एक बात और कि ये प्रचार प्रसार करने के लिए जो है भ्रमण ज़रूरी था, यानी कार्यक्रमों के बहाने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कलाकार जाते थे और वहाँ पर संगीत सभाएं होती थी। ऐसी भी संगीत सभाएं होती थी जो कि रात रात भर चलती थी। आज के समय में भी कुछ स्थानों में इस प्रकार की संगीत सभाएं होती हैं जो कि होल नाइट कॉन्सर्ट के हिसाब से जानी जाती, यानी कि पूरी रात जो है कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक की जो गोष्ठियाँ हैं, गायन वादन, ये चलता रहता है और श्रोतागणों की अपार भीड़ उसमें जुटती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी परंपरा के प्रचार और प्रसार में संगीत गोष्ठियाँ, संगीत सभाएं जो हैं एक बहुत बड़ा योगदान होती हैं, और इन संगीत सभाओं में ये कलाकार जो हैं ये जाते थे। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जिस समय आज के संदर्भ में लिया जाए तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, आपके परिवहन का कहें या यातायात के सुगम साधन है। उस ज़माने में यातायात के भी इतने सुगम साधन नहीं थे, और फिर भी जो है इतना, जो हम आज के दौर पे यदि हम कंपेयर करें तो ना तो मोबाइल्स इतने थे, ना इंटरनेट था, ना किसी प्रकार का इस तरह का आकर्षण नहीं था। तो उस समय सिर्फ अपनी साधना करना, सरल सहज रूप में उसका प्रचार और प्रसार करने का एकमात्र साधन था, वो था कि जगह जगह जाकर जो हैं वो संगीत सभाएं की जाएं, संगीत गोष्ठियां की जाएं। हाँ, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया कि जो कंपनीज़ होती थी, म्यूज़िक कंपनीज़ जो होती थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कलाकारों को रिकॉर्ड किया और उनका प्रसारण किया
आकाशवाणी से एक निरंतर कार्यक्रमों का प्रसारण होता था, आज भी वो सिलसिला चल रहा है। और जो संगीत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उन्होंने ऐसे दिग्गजों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी रिकॉर्डिंग्स की, और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से आज जो है हमें इन कलाकारों की जो कला है, चाहे वो गायन हो या वादन हो, वो हमें एक बड़े प्रिजर्व्ड वे में जो है हमें आज प्राप्त है। और आप यदि YouTube खोल के देखें तो पूरा भरा पड़ा है, यानी कि कितना उनकी जो एक जीवन भर की जो तपस्या है वो आपके सामने जो है उसका निचोड़ आसानी से प्रस्तुत है। तो खैर, मैं बात कर रही थी किराने घराने की। तो इस घराने के ये दो दिग्गज, अब्दुल करीम ख़ान साहब और अब्दुल वहीद ख़ान साहब, ये दोनों दिग्गज ऐसे हुए जिन्होंने कि किराने घराने को एक, इसकी शैली को एक नया आयाम दिया, और इसके प्रचार और प्रसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। इसमें इनकी अपनी साधना भी थी, और साथ साथ इन्होंने जो शिष्यों को तैयार किया, उन शिष्यों ने आगे जिस प्रकार से इस संगीत के इस क्षेत्र में जो यश, जो नाम कमाया, और जिस प्रकार से और आगे उस परंपरा के शिष्यों को तैयार किया, तो ये अपने आप में गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब इनकी जहाँ तक हम बात करते हैं कि इनके शिष्य परंपराओं में, तो आप जान सकते हैं इस घराने के नायाब रत्नों में विदुषी हीराबाई बड़ौदकर, ये नाम जो है बहुत ही विख्यात है। विदुषी सरस्वती बाई राणे, विदुषी गंगूबाई हंगल, उस्ताद रज़ब अली और पंडित सुरेश बाबू माने, उस्ताद बहरे बुआ, सवई गंधर्व, रोशन आरा बेगम, विदुषी प्रभा अत्रे, और इन सब में ये तो थे ही इतने जो नाम आपको मैंने बताया, ये ऐसा कोई नाम नहीं जिनको आपने नहीं सुना होगा। विदुषी प्रभा अत्रे जी के सारे रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। रही बात मैं जहाँ यहाँ बात कर रही थी रोशन आरा बेगम की, रोशन आरा बेगम जो है वो पाकिस्तान चली गई विभाजन के बाद, और उनकी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स, उनके कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप उनको सुन सकते हैं। और आप इन सभी कलाकारों को सुनने के बाद जो है आप ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि क्या कॉमन है इन लोगों में, या कहा जाए कि इस शैली की जो विशिष्टताएं हैं वो आपके सामने अपने आप आएंगी। हाँ, इनमें मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगी जो कि बहुत ही श्रद्धेय और बहुत ही आदरणीय है, वो है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी। इस नाम से शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कि न केवल संगीत जगत का बल्कि किसी भी विषय का जो कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम से अवगत न हो या उनके गायन को वो पसंद न करता हो। तो आप देखिए कितने दिग्गजों को, कितने बड़े बड़े रत्नों को इस घराने ने हमें प्रदान किया है। तो हमें अब हम ये कहें कि इस परंपरा, इस शैली को एक स्वरूप प्रदान करने में वो कौन सी विशेषताएं हैं जिन्होंने इस शैली को या किराने घराने को जो है किराना घराना बनाया, या हम कहें कि उसकी शैली को और घरानों से किस प्रकार से अलग किया। तो इसमें जो सबसे प्रमुख जो एक बात है वो है कि इस घराने की जो गायकी थी वो आलाप प्रधान गायकी थी, यानी आलाप पर जोर दिया जाता था, आलाप प्रधान इसकी गायकी थी। और जो उसमें स्वर लगाने का जो तरीका था वो बहुत ही भावपूर्ण था, यानी ऐसा नहीं कि खड़े स्वर लगाए या उसमें गा तो रहे हैं, स्वरों का भी इस्तेमाल सही हो रहा है, राग को भी सही हम बरत रहे हैं, लेकिन भाव का न होना, क्योंकि संगीत जो है, कोई भी ललित कला जो है भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो भावपूर्ण ढंग से स्वरों का लगाव जो है वो इस घराने की विशिष्टता है। और आलाप प्रधान जो गायकी है वो तभी उसका असर हो सकता है जबकि उसमें भाव जो है वो ओतप्रोत हो या वो भाव की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। तो ये इसकी विशिष्टताएं थीं। और एक विशिष्टता इसकी ख़ास ये थी कि एक एक स्वर को विलंबित बढ़त, एक एक स्वर की विलंबित बढ़त जो की जाती थी, इसका अर्थ ये हुआ कि धीरे धीरे एक एक स्वर पर बढ़त की जाती है। ऐसा नहीं कि सीधे शुरू हो जाए और जो है सीधे तार सप्तक के स्वर ले लिए,
या हम राग को शुरुआत कर रहे हैं तो हम, क्योंकि वो राग हमें इतना खूबसूरत लग रहा है तो हम उस राग को सीधे गाते गाते हम सीधे मध्य सप्तक के स्वरों को ले ले या उस विशिष्ट स्वर समुदाय को ले जो शायद उस राग में बहुत अधिक प्रयोग होता है, या हमें यदि उस राग को गाते गाते मध्य और तार सप्तक के यदि स्वर अच्छे लग रहे तो हम उनको गाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं था, हर चीज़ का एक नियम था। यानी जिस भी स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी स्वर समुदाय का प्रयोग कर रहे हैं, उसका धीरे धीरे एक एक स्वर पर उसकी बढ़त की जाती थी। यानी कोई भी एक राग है तो यदि उसमें षड्ज से आरंभ कर रहे हैं तो थोड़ा मंद्र पे जाएंगे, फिर ऋषभ गांधार तक उसकी बढ़त होगी, धीरे धीरे मध्यम, फिर पंचम, धैवत, निषाद और फिर तार सप्तक के स्वर। इस प्रकार से बढ़त होती थी। ऐसा नहीं था कि सीधे हम आगे के स्वरों को पकड़ लें। और एक बात कि इस बढ़त के दौरान ये ज़रूर ध्यान में रखा जाता था कि जो राग का स्वरूप है, उस राग के स्वरूप के अनुकूल ही स्वरों का जो है वो विस्तार किया जाता है। यानी कि यदि किसी राग में ऋषभ जो है वो आरोह में अल्प है, तो जहाँ मैंने कहा कि स्वरों का एक एक करके विलंबित स्वरूप जो है उसमें उसकी बढ़त की जाती है, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं हुआ कि ऋषभ पे भी बढ़त की जाएगी, यानी राग के स्वरूप को बिगाड़ा नहीं जाएगा। और यदि उसके बाद गांधार पर यदि अधिक न्यास है या गांधार का अधिक प्रयोग है तो षड्ज और गांधार का प्रयोग अधिक किया जाएगा। ऋषभ यदि प्रयोग नहीं होता आरोह में तो उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, यदि अल्प होता तो अल्प प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है कि राग का स्वरूप क्या है, यानी राग के स्वरूप को नहीं बिगाड़ना। जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं राग में, उन्हीं स्वरों को लेते हुए जो है विलंबित बढ़त जो है स्वरों की जाती। तो इसी से राग का एक स्वरूप सामने आता था और उसी से भावों की अभिव्यक्ति होती थी। तो ये इसकी बड़ी ख़ास विशेषताएं थी। एक इस गायकी की जो विशिष्टता थी वो थी कि जो बंदिशें थी वो बहुत लंबी या बहुत बड़े या बहुत विस्तार साहित्य का उसमें नहीं था, यानी छोटी छोटी बंदिश थे। यानी गीत का जो साहित्य होता था, जो कॉम्पोजिशन का जो लिटरेचर था, वो बहुत ही शॉर्ट होता था, बहुत अधिक उसमें शब्द भरे नहीं होते हैं। तो ये इस गायकी की ख़ास बात है। एक इसी प्रकार की जो बंदिशें हैं उनको गाते हुए ये हमेशा ये देखा गया है कि बहुत चैनदारी गायकी है, यानी जल्दीबाजी नहीं है, बहुत चैन से इत्मीनान से जो है बढ़त की जाती है, इत्मीनान से जो है बंदिश को बढ़ता जाता है, इत्मीनान से ही उस गायकी में जो भी उसकी विशिष्टताएं हैं, जो भी उसका बढ़त का तरीका है, उसको बहुत जल्दीबाजी नहीं यानी बहुत चंचलता से भी नहीं, उस राग के भाव को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ही उसकी बढ़त की जाती। इसीलिए इसमें जो कहते हैं कि चैनदारी गायकी, यानी गायकी ऐसी जिससे कि हड़बड़ाहट नज़र ना आए, बहुत चैन से इत्मीनान से गायक जो है उस राग पे विस्तार कर रहा है, ये इस गायकी में देखा जा सकता है, इस परंपरा में देखा जा सकता है। विलंबित बढ़त के साथ साथ द्रुत तानों का प्रयोग होता था, यानी बढ़त तो विलंबित चल रही, जो लय चल रही है उसमें बढ़त चल रही, लेकिन तानों का, द्रुत तानों का प्रयोग यानी फास्ट जो है वो ताने इसमें प्रयोग होती है। और आप किसी भी कलाकार को, इस घराने के कलाकार को सुने तो इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको उसमें मिल जाएगा। तो यानी तानों की एक लड़ी सी लगा दी जाती है, ताने जो हैं उसका स्पष्ट, आप देखिए तानों का भी स्वरूप कोई इस प्रकार से नहीं कि वो कहीं पर क्लियर ना हो, क्लैरिटी का जो है बहुत ध्यान दिया जाता है। और इस गायकी में ठुमरी अंग की विशिष्टता या विशेषता विद्यमान है। ठुमरी एक ऐसी गायन परंपरा है, ऐसी गायन शैली है जिसमें थोड़ी सी श्रृंगार रस प्रधान है, या हम कहें कि थोड़ी सी नज़ाकत उसमें है, यहाँ ये कह सकते हैं कि श्रृंगारिक पद होने के कारण भावपूर्ण ज़्यादा है, और उसमें छोटी छोटी जो हरकतें जो है गायकी में की जाती हैं वो ठुमरी गायन में होती हैं। तो कुछ जो है वो चीज़ें इसमें मिलती हैं, क्योंकि अब्दुल करीम ख़ान साहब और अब्दुल वहीद ख़ान साहब, इनका जो है महाराष्ट्र जो है वहाँ पर, या कहें कि हम धारवाड़, हुबली, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में इनका निवास अधिक रहा, तो कहीं ना कहीं उस जगह की जो है जो गायकी है या उस जगह का जो गायन परंपरा है उसका कहीं ना कहीं असर आता है। तो आप देख सकते हैं कि उस चीज़ का असर जो है इसकी गायकी में या इनके शिष्यों की गायकी में भी मिलता है।
तो ये अब आगे जब इन विभूतियों के बारे में आपको बताएंगे तो और स्पष्ट रूप से आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया है ये आपको और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो जैसे आपको कहा कि इस गायकी की ये सारी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को आप इस घराने के जो दिग्गज कलाकार हैं वो उनके अंदर आपको उनकी गायकी में, उनके प्रेजेंटेशन में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाई देंगी। तो किराना घराने की गायकी या किराना घराने की जो शैली है संगीत की, उसको एक अलग स्वरूप प्रदान करने में ये विशेषताएं हैं, ये ख़ास रही हैं। तो जहाँ तक बात है कि शिष्य परंपरा की, गुरु शिष्य परंपरा, तो वे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किस प्रकार से आज भी शिष्य लोग गा रहे हैं और जो है बहुत सी बंदिशें तो कुछ ऐसी पॉपुलर हैं कि जो कि बंदिशें गाते ही लोग कहते हैं कि अरे ये तो किराना घराने की बंदिश है या किराना घराने के गायक इसको बहुत अधिक गाते हैं। तो ये इसका एक उदाहरण हम कहें कि विदुषी श्रीमती प्रभा अत्रे जी जो हैं उनकी गाई हुई राग मारू बिहा की एक बंदिश जो है वो इतनी प्रचलित है कि यदि इस बंदिश को कहीं गाया जाए या हम कहें कि मारू बिहाग को यदि गाया जाए, राग मारू बिहाग को, तो लोग अपने आप पहले ही कह देते हैं कि भाई विदुषी श्रीमती प्रभा अत्रे जी जो है उनकी बंदिश है या राग मारू बिहाग का मतलब है प्रभा अत्रे जी। तो कहना चाहिए कि एक तरह से पर्याय हो जाता है। तो ये इस शैली की एक बड़ी ख़ास चीज़ है। और बंदिशें या कहें राग जो है, ऐसा नहीं कि मारू बिहाग और सभी परंपराओं में गाया जाता है, सभी घरानों में लोग इसको बखूबी गाते हैं और बहुत सुंदर उसका प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन कुछ राग किसी किसी घराने के साथ इस प्रकार से जुड़ गए हैं कि उनको अलग करना जो है वो नामुमकिन है, या हम कहें कि इस व्यक्ति सोच नहीं सकता कि उसको अलग कर सकते हैं। तो आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। राग मारू बिहाग जो विदुषी प्रभा अत्रे जी द्वारा गाया गया है, जो आप YouTube पे भी सुन सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। जागू में सारी रहना बलवान, जागू में सारी रहना बलवान, रसिया मन लागे ना मोरा, रसिया मन लागे ना मोरा, जागू में सारी रहना बलवान, रहना बलवान, रसिया मन लागे ना मोरा, रसिया मन लागे ना मोरा, जागू में सारी रहना बलवान, जागू में सारी रहना बलवान, जागू में सारी से एक उदाहरण के तौर पे ये राग आपको बताया गया कि राग मारू बिहाग जो है वो प्रभा अत्रे जी का गाया हुआ इतना प्रसिद्ध है कि लोग जो हैं वो मारू बिहाग राग आते ही ये उम्मीद करते हैं कि इस बंदिश को प्रस्तुत किया जाए या प्रभा अत्रे जी का गायन जो है वो सुना जाए। तो इस प्रकार से कुछ ख़ास बंदिशें हैं, कुछ ख़ास इस प्रकार से कॉम्पोजिशंस है जिनको कि इस घराने के कलाकारों ने जो है वो बहुत आगे बढ़ाया या कहें कि वो बहुत प्रसिद्धि दिलाई।
पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं उनके गाया हुआ पूरिया, मारवा, इस तरह के जो राग हैं, तोड़ी जैसे राग हैं, वो इतने चर्चित हुए हैं कि उन रागों को आज भी हम जब सुनते हैं तो एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो विदुषी गंगूबाई हंगल जी, उनका गायन जो है वो अपने आप में एक बेजोड़ था। हालांकि आवाज़ बहुत दमदार थी और फिर भी उन्होंने जो गायन प्रस्तुत किया, कहा जाए कि पूरे जो जितने कलाकार जिनके नाम मैंने आपको बताया, इनके अलावा भी बहुत से कलाकार हैं, ताजीवन उनका एक ये ध्येय था कि वो इस शैली की जो बंदिशें हैं या कहा जाए इस शैली की जो विशेषताएं हैं, किराना घराने की जो मैं एक बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ कि किराना घराने की जो एक नायाब जो देन है उसको बरकरार रखें, उसको संजो कर रखें और उसको आगे की पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कहें कि योगदान इन गुरुओं का रहा, इन कलाकारों का रहा। और आगे की हम जो कड़ी है उसमें इन कलाकारों के बारे में और विस्तृत आपको जानकारी देंगे। उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, इनके बारे में आपको बताएंगे, जिनको कि किराना घराना जो है उनके उन दिग्गजों में माना जाता है जिन्होंने कि किराना घराने को एक स्वरूप प्रदान किया। और जितने भी गायक गायिकाएं जो हैं आज के समय में प्रसिद्ध हैं या जिन्होंने प्रसिद्धि पाई इस घराने के साथ जुड़ने के कारण, वे सभी या अधिकतर जो हैं उनका संबंध जो है एक शिष्य के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में जो है उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब के साथ रहा। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब जो हैं, इनका जन्म 11 नवंबर 1872 में किराना नाम के स्थान पर हुआ था, या कैराना जिसे कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि महाराष्ट्र की तरफ या गुजरात की तरफ या कर्नाटक की तरफ ये कैराना शब्द जाते जाते किराना हो गया। तो कैराना नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ और एक संगीत के परिवार में इनका जन्म हुआ था, जहाँ पर कि संगीत जो है वो पीढ़ियों से चला आ रहा था और घर पर ही संगीत की शिक्षा होती थी। तो इनके जो पिता थे उन काले खां साहब, उनसे इनकी संगीत की शिक्षा आरंभ हुई। इनकी माता का नाम था जिलाई बेगम और
एक परंपरा थी कि घर से ही, एक बाल्यकाल से ही जो है वो संगीत की शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी और धीरे धीरे उसको एक अरसा बीत जाने के बाद उसका जो है पब्लिक परफॉर्मेंस जिसे कहा जाए वो फिर कराया जाता था। तो बचपन से ही घर से ही संगीत की शिक्षा इनको आरंभ हुई और इनके ऐसा माना जाता है कि इनके जो पितामह थे वो दिल्ली दरबार में नियुक्त थे। तो संगीत की जो शिक्षा थी अपने पिता काले खां साहब से इनको प्रदान हुई। उसके साथ ही साथ इनके चाचा अब्दुल्ला खां, उनसे भी इनकी तालीम हुई। और इसके साथ साथ ही जो है उनके एक और चाचा थे जिनका नाम था नन्हे खां, जो कि हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में नियुक्त थे। उनसे भी इन्होंने किराना घराने की बारीकियां सीखी। देखिए, कुछ भी अर्जित करने के लिए जो एक लालसा या एक जिज्ञासा होती है वो होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो जिज्ञासा नहीं होगी तब तक जो है आप किसी भी चीज़ को ग्रहण करने में उतना आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। और जब आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो आगे उसका विस्तार आप कभी नहीं कर सकते। तो शिक्षा के स्थान पे ये पुराने गुरु लोग इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि यदि किसी एक ने शिक्षा दी, उसके साथ साथ कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास उस घराने की चीज़ें जो हैं औरों के पास हैं या और रिश्तेदारों के पास कहें या और कलाकारों के पास उसी घराने के हैं, तो वहाँ पर बाकायदा उस विद्यार्थी को भेजा जाता था एक शिष्य के रूप में, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और उससे उन बारीकियों को या उन चीज़ों को सीखने की प्रार्थना की जाती थी। और इस प्रकार से जो है तालीम आगे बढ़ती। तब जब कुछ समय के बाद एक कलाकार बनकर सामने आता था तो उसके भीतर वे सभी गुण जो हैं वो विद्यमान रहते थे। तो इनकी जो कहा जाए कि इनकी जो तालीम हुई तो वो अपने पिता और अपने दोनों चाचा अब्दुल्ला खां और नन्हे खां साहब से इनकी तालीम हुई। घर में क्योंकि संगीत का वातावरण था तो सिर्फ गायकी ही नहीं बल्कि कुछ वाद्य यंत्रों पर भी इनकी पकड़ थी, जैसे कि तबला है, सितार है, नगाड़ा है, बीन भी जो है उस पर इनको महारत हासिल थी। और ऐसा एक डिस्क जो कहा जाए कि डिस्क रिकॉर्ड में भी इन्होंने घंटों बीन पर दरबारी और पीलू जैसे राग जो हैं वो प्रस्तुत किए। एक रिकॉर्ड जो डिस्क रिकॉर्ड भी उसका अवेलेबल है। तो कहा जाए कि जब इस कलाकार की उम्र बहुत छोटी थी तब से इनकी तालीम शुरू हुई अब्दुल करीम खां साहब की, और 11 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तब इनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस इनका हो, यानी पहली बार ये मंच पर इन्होंने अपने संगीत कला का प्रदर्शन किया और वो बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत ही सुंदर इनकी प्रस्तुति रही। और इस संगीत की तालीम तो साथ साथ चलती ही रही। लगभग 15 वर्ष की आयु तक आते आते इनकी प्रसिद्धि जो है वो बढ़ने लगी, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। और वैसे एक पर्सनालिटी के रूप में फिज़िकल अपीयरेंस जो कहा जाए वो बहुत इनका बहुत दुबले पतले इंसान थे कि जब वो गायन, लेकिन उनका इतना प्रभावशाली था कि ऐसा आश्चर्य होता था कि इस तरह का डील डॉल जो है इनका है, बिल्कुल दुबले पतले व्यक्ति, वो इस प्रकार का इतना प्रभावशाली और इतना वज़नदार जो है वो गायकी प्रस्तुत कर रहा है, तो ये भी एक आश्चर्य लगता था। संगीत की शिक्षा जहाँ उनकी चलती रही, प्रस्तुतिकरण या संगीत सभाओं, संगीत गोष्ठियों में भी वे लगातार अपनी प्रस्तुति देते रहे, जिससे कि उनकी प्रसिद्धि जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, हृदय को छूने वाली आवाज़ थी इनकी, और एक सुरीली आवाज़ का यदि भावपूर्ण आवाज़ रहती है तो वो किसी के भी हृदय को अछूती नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से इनकी गायकी के प्रशंसक, इनकी गायकी के आप इंग्लिश में कहते हैं फैंस जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, वो निरंतर बढ़ने लगे। और इसी को जानते हुए जो है बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ जो वहाँ के महाराज थे, उन्होंने अपने दरबार में इनको नियुक्त किया और दरबारी गायक होने के साथ साथ ही जो है इन्होंने तालीम भी देना शुरू की। और वहाँ पे जो राजमाता थी उनके भाई सरदार मारुति राव माने, इनकी बहन जो थी
उनको ताराबाई को इन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। और यहाँ पर बड़ौदा में ये 1899 से लेके 1902 तक जो है ये यहाँ पर रहे। उसके बाद इन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया। आप बड़ौदा छोड़कर जो है वो बम्बई चले गए और फिर बाद में हुबली और धारवाड़ भी जाकर रहे। तभी आप देखिए कि किराना घराने के जो गायक है ज़्यादातर इसी बेल्ट से हुए हैं, इसी एरिया, इसी क्षेत्र से जो है अधिकतर किराना घराने के जो गायक हैं वो संबंधित हैं, चाहे वो हुबली है, धारवाड़ है, पुणे है, बम्बई है। ये इन स्थानों पर जो है, क्योंकि इनकी जो अब्दुल करीम ख़ान साहब हैं वो इन स्थानों पर बहुत अधिक गए और इसीलिए यहाँ पर जो है इनके शिष्य शिष्याएँ जो है इनके यहाँ पर हुए। एक विदुषी रोशनारा बेगम जो पाकिस्तान चली गई थी विभाजन के बाद, उनकी माता जो थी चंदाबाई वो पटना में थी। पटना और कलकत्ते में उनका रहना था। तो वहाँ पर रोशनारा बेगम ने भी इनसे तालीम ली और बहुत ही खूबसूरत गाया करती थी, बहुत भावपूर्ण गायकी थी उनकी। तो वो भी अपने संगीत जगत में अपना एक नाम कमा कर गई हैं। और जैसे हीराबाई बड़ौदकर जी के बारे में सभी जानते हैं। हीराबाई बड़ौदकर, कमलाबाई, सरस्वती राणे, सुरेश बाबू माने, ये इनकी संतानों में थे। तो न केवल अपने संतान को बल्कि शिष्यों को भी उन्होंने उतने ही खुले दिल से सिखाया। उनके मन में ये नहीं रहता था कि ये मेरा अपना पुत्र या पुत्रियाँ हैं या ये बाहर का बच्चा है। वो सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। इसके उदाहरण हमें और भी आगे मिलते हैं। एक समय था जब राम भाऊ कुंदगोलकर, जिन्हें कि सवाई गंधर्व के नाम से जो है जाना जाता है, और इनके शिष्यों में पंडित भीमसेन जोशी, विदुषी गंगूबाई हंगुल जी, ये इनके शिष्यों में आते हैं। तो ये उस समय जो है उनसे शिक्षा ली, बरसों उन्होंने शिक्षा ली और आगे उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया। तो प्रधान शिष्यों में जो है सवाई गंधर्व जी का नाम आता है। 1913 में इन्होंने आर्य संगीत विद्यालय जो है वो पूना में खोला। तो आर्य संगीत विद्यालय में यहाँ पर शिष्य शिष्याओं को जो है शिक्षा दी जाती थी। बड़ा खूबसूरत सा एक वर्णन है कि वो उस विद्यालय के खर्चे को निकालने के लिए जगह जगह संगीत गोष्ठियाँ करके जो धन अर्जित किया जाता था उससे वो विद्यालय चलता था। और वहाँ पर विद्यार्थी भी बहुत थे, लेकिन उन विद्यार्थियों को जो कि गरीब परिवार से थे, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वहाँ का जो है फ़ीस पे कर सके, उनको मुफ्त जो है उनको तालीम दी जाती थी और साथ ही साथ उनके जो खर्च हैं वो पूरी तरह से उठाए जाते थे। तो इतनी उदार भावना जो थी इस कलाकार की थी। और 1917 में जो है एक शाखा जो है वो बम्बई में भी खुली। इसी आर्य संगीत विद्यालय की एक शाखा वहाँ भी खुली, लोग जो बहुत अधिक नहीं रही, बल्कि 3 वर्ष जो है चलने के बाद उसको बंद करना पड़ा। फिर इनका ये जो समय था इनके कार्यकाल का, उसमें अंतिम जो था वो मीरज में जाकर इन्होंने अब रहना शुरू कर दिया। मीरज जो है वो पॉपुलर है तानपुरों के लिए। अक्सर आप सुनते हैं कि मीरज के तानपुर है। तो मीरज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि तानपुरों की निर्मिती की जाती है और वहाँ पर कलाकार भी बहुत हुए उस स्थान से। तो वहाँ पर जाकर जो है मीरज में जाके ये बस गए। और ये कहा जाता है कि इनकी जो गायकी थी, इनकी जो आवाज़ थी, उसमें मिठास तो थी ही थी, साथ में भाव भी बहुत अधिक था और बहुत ही कहा जाए कि सुरीली इनकी आवाज़ थी। इनके स्वरों में का लगाव बहुत खूबसूरत था और जो आवाज़ थी, जो स्वर थे, उसमें इनका ज़बरदस्त नियंत्रण था, यानी कंट्रोल बहुत था वॉइस पे अपने। और साथ ही साथ ये ख्याल तो गाते ही थे, ख्याल गायकी इनकी थी, लेकिन इसके साथ ही साथ ठुमरी गायन भी बहुत बखूबी गाते थे। इनकी जो गायकी थी उसमें महाराष्ट्र के का जो भाव संगीत है या कहा जाए कि नाट्य संगीत जो है उसका भी असर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में जो है बहुत पहले से नाट्य गीत, वहाँ नाटक बहुत होते थे और भाव गीत जो है ये बहुत ही पॉपुलर हैं।
आज भी वहाँ पर भावगीत या नाट्य गीत गाए जाते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं उससे कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी गायकी में भी ली और उसका असर इनकी गायकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कहना चाहिए कि और वैसे भी ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि यदि कोई चीज़, कोई कला है, उसको निखारने के लिए कोई चीज़ अडेप्ट की जाती है तो उसकी खूबसूरती को बढ़ाती ही है। तो इस प्रकार से इनकी गायकी में महाराष्ट्र के जो ये नाट्य गीत, नाट्य संगीत या भाव गीत था, इसका असर तो था ही था। ठुमरी के साथ साथ, ख्याल के साथ साथ भजन गायकी जो है उसमें भी ये बहुत ही पारंगत थे। भावगीत और गायकी कहा जाए तो श्रृंगार प्रधान गायकी जो है इनकी आवाज़ पे बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत ही मोहक और बहुत ही सुरीली लगती थी। करुण रस, श्रृंगार रस और करुण रस, ये दो जो रस भाव थे, इनके जो भाव थे इनकी गायकी में, इनकी आवाज़ में बहुत सूट करते थे। तो कुछ ऐसी बंदिशें जिसमें कि श्रृंगार प्रधान हो या इस प्रकार की बंदिशें जिसमें कि करुण रस हो, वो इनकी आवाज़ से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुरीले लगते थे। इनके जो कुछ पसंदीदा राग थे जो अक्सर गाया करते थे, उनमें थे भैरव, ललित, तोड़ी, जौनपुरी, भीमपलासी, पटदीप, मुल्तानी, मारवा, मियाँ मल्हार, यमन, शुद्ध कल्याण, भोप, बिहाग, पुरिया, दरबारी, बागेश्री, मालकोस, बसंत। ये कुछ ऐसे राग थे जिनको ये गाना बहुत पसंद करते थे और अक्सर संगीत गोष्ठियों में ये गाते थे। महाराष्ट्र की गायकी में जहाँ पर कि ठहराव जो था वो थोड़ा कम था, वहाँ पर मींड युक्त गायकी या कण युक्त गायकी जो है, कण स्वर को प्रयोग करते हुए इसका इंट्रोडक्शन कहें या इससे परिचय जो है अब्दुल करीम खां साहब ने ही दिया। तो दोनों चीज़ें जब मिली तो ये गायकी एक अलग ही रूप लेकर सामने आई। इन्होंने आलाप में एक अखंडता, यानी बिना ब्रेक के जो है आलाप, लगातार जिस प्रकार से आलाप किया था वो अखंडता को कायम करने में, विस्तार को करते समय इसको बहुत ध्यान दिया। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक प्रवाह चला जा रहा है, एक धारा सी चली जा रही। इस प्रकार से आलापचारी में इन्होंने ये पुट जो है इसको शामिल किया। ये न केवल उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे बल्कि दक्षिण भारत में भी ये प्रसिद्ध रही, जबकि इनका जो अंतिम समय था वो दक्षिण में ही ये जा रहे थे, दक्षिण भारत में अपने प्रस्तुतिकरण के लिए। तो अंत भी इनका दक्षिण भारत में ही हुआ। तो कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इन्होंने दौरे किए, यानी जगह जगह जाकर अपने संगीत सम्मेलन, संगीत जो सभाएं हैं उसमें अपना प्रदर्शन इन्होंने दिया। सावेरी, आनंद भैरव और खरहर प्रिया जैसे राग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, यानी उन रागों का प्रचलन इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बढ़ाया। और इसका जो प्रचलन है वो तो किया ही किया, साथ ही साथ जो है जहाँ जहाँ ये अपनी इनकी संगीत गोष्ठियाँ रहीं वहाँ पर उसका प्रचार और प्रसार भी किया। 26 अक्टूबर 1947 में पौंडीचेरी की यात्रा करते समय सिंगपेरुमल कोयलम नामक के एक स्टेशन पर जो है इनको लगा कि इनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा है और ये स्टेशन पर उतर गए और कुछ समय इन्होंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद इन्होंने राग दरबारी गाया और अपने खुदा की इबादत करने के साथ साथ ये लेट गए और ऐसा उसके साथ ही इन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो देखिए कलाकार जो है उसके लिए इससे सुखद जो है दूसरे लोग की यात्रा जो है वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इससे भी सुखद कोई क्षण होगा। तो इस कलाकार ने 1947 में जो है 26 अक्टूबर के दिन जो है इस विश्व को, इस जगत को अलविदा कहा और मिरज में ख्वाजा भीरा साहब के दरगाह के पास ही इनको दफनाया गया। अत्यंत शांत स्वभाव के, कमज़ोर से शरीर वाले इस व्यक्ति, जिसको देख के नहीं लग सकता कि इतना कुछ ज्ञान का भंडार इसके अंदर समाहित है। तो अब्दुल करीम खां साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किराना घराने को एक नया स्वरूप, नया आयाम प्रदान करने में। इसके साथ साथ किराना घराने के साथ साथ एक और नाम आता है अब्दुल करीम खां साहब के साथ, वो है अब्दुल वहीद खां साहब, जिनको कि बहरे वहीद खां भी कहा जाता है क्योंकि इनको कानों की समस्या हो गई थी वृद्धावस्था के आते आते। तो बहरे वहीद खां साहब के नाम से भी इनको
जाना जाता है। ये कोल्हापुर के सारंगी नवाज थे, यानी उस स्थान पे वहाँ पर सारंगी का वादन करते थे। और उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान साहब के ये बहन के बेटे थे, यानी भांजे थे। इनकी जो शिक्षा हुई वो हैदर ख़ान साहब से हुई। और हैदर ख़ान साहब जो स्वयं एक बीनकार थे, वो जो थे उनके पास कुछ चीज़ें थी जो बंदे अली ख़ान साहब की, जो किराना घराने के बहुत शुरू के, जिनको प्रवर्तकों के नाम श्रेणी में गिना जाता है, उनसे कुछ चीज़ें जो हैं उसकी तालीम जो है इनको प्राप्त हुई हैदर अली ख़ान साहब के साथ साथ। जब ये कोल्हापुर से बम्बई आए तो इनके साथ बहुत से इनके शिष्य और शिष्याएँ जो हैं जुड़ी। इन्हीं में जो है उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान साहब ने अपनी पुत्री जो है सरस्वती रानी और अपने पुत्र सुरेश बाबू माँ ने जो है उनको भी इनके सुपुत्र किया, हीराबाई बड़ौदकर को, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास ख़जाना है और एक अच्छी तालीम जो है प्रदान करने के लिए इनको उन्होंने ख़ान साहब के सुपुर्द किया, उस्ताद वहीद ख़ान साहब के। और उन्होंने बड़े प्रेम से, क्योंकि बहुत उदार मन के थे, बहुत प्रेम से उन्होंने इन शिष्यों को तैयार किया। इनकी गायकी जो थी वो थोड़ी सी कठिन थी, थोड़ी सी क्लिष्ट थी। लयकारी का अंग जो है वो शिथिल था, परंतु ताने विकट और चक्रदार थी। यानी लयकारी वो थोड़ा सा कम करते थे, तानों पर उनका ज़्यादा जोर था। मालकौस, मुल्तानी, ललित, दरबारी, कानड़ा, मियाँ मल्हार इनके प्रिय राग थे। शागिर्दों को जब ये तालीम देते थे तो बहुत सच्चे मन से देते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उस्ताद अमीर ख़ान साहब ने भी ये गुजारिश की कि इनसे तालीम उनको प्राप्त हो, लेकिन इन्होंने ये नहीं चाहते थे कि सामने उनको तालीम। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझसे सुनकर जो ले सकते हैं वो उस्ताद अमीर ख़ान साहब ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उस्ताद अमीर ख़ान साहब इतने गुणी हैं कि वो सुनकर भी उन चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं और अपनी गायकी जो है उसको और उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, उसमें और चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत उदार दिल के थे। और इनकी गायकी की जो विशिष्टता थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि आलाप जो है इस पे यानी राग का स्वरूप जो आलाप के द्वारा ही वो बताते थे, उस पर बहुत ध्यान देते, आलापचारी पे बहुत विशिष्ट ध्यान दिया जाता था। और ये कहा जाए कि अब्दुल करीम ख़ान साहब के जाने के बाद जो है किराने घराने की जो एक इस परंपरा को इन्होंने ही संभाला, न केवल अपने शिष्यों को बल्कि उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान साहब के भी शिष्यों को जो है इन्होंने आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया, उनको भी शिक्षाएं दी। और बाद में ये बम्बई छोड़ के जो है ये दिल्ली होते हुए ये लाहौर चले गए, जो कि पाकिस्तान में है। और एक कहा जाए कि इनके जो शिष्य परंपरा में है उसमें संगीत निर्देशक जो है फ़िरोज़ निज़ामी और इनके साथ अलावा और भी संगीत कलाकार जैसे रहीम ख़ां, शकूर ख़ां, जीवन लाल मट्टू, जवाहर लाल मट्टू और माधुरी मट्टू, BM दत्ता, बेगम अख्तर, पद्मावती और मोहम्मद रफ़ी जो पार्श्व गायक थे, इन्होंने इनसे किराने घराने की बारीकियां सीखी और बहुत उदार थे अपनी शिक्षा देने में, तो इनसे सीखी और जो है संगीत जगत में इस घराने के नाम को बढ़ाया। अपने जीवन के अंतिम दिन इन्होंने पंजाब में बिताए और लगभग 1949 में जो है इन्होंने 90 वर्ष की जब लगभग इनकी आयु थी उसमें जाके इन्होंने जो है अपने इस संसार को अलविदा कहा। लेकिन इनकी जो एक इनका जो योगदान रहा संगीत जगत को, या हम कहें कि किराना घराने को आगे बढ़ाने में, वो अमूल्य है। उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद ख़ान साहब जो है, इन दोनों का नाम जो है बहुत आदर से लिया जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। और विशेषकर जब हम किराने घराने की बात करते हैं, किराने घराने की हम बात कर रहे हैं, तो एक बंदिश जो कि उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान साहब बहुत बखूबी गाया करते थे, उसके साथ ही हम इस व्याख्यान को यहाँ पर विराम देंगे। राग है बसंत और बंदिश है फगवा ब्रिज देखन को चलो।
आना भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवे में मिलेंगे कुंवर कान्ह जहाँ बाट चलत बोले खगवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे आई बहार सकल बन फूले आई बहार सकल बन फूले रसीली लाल को दे अगवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवे में मिलेंगे कुंवर कान्ह जहाँ बाट चलत बोले खगवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो तो ये थी जानकारी किराने घराने की। आगे के व्याख्यानों में इस घराने से संबंधित और कलाकारों के बारे में आपको बताएंगे। तो तब तक मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किराना घराना क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी क्या विशिष्टताएं हैं और कौन कौन से ऐसे प्रवर्तक हैं जिन्होंने कि इस घराने को जो है एक नया आयाम दिया, नया स्वरूप दिया। और इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरिता जी को, और सरिता जी को हम इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके माध्यम से हमें उन दिग्गजों के बारे में सुनने का मौका मिलता है जिन्हें कई बार छात्र छात्राएं शायद किताबों में भी किताबों के पन्ने पलटकर भी नहीं उन दिग्गजों के बारे में जान पाते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप आज के इस लेक्चर से ज़रूर लाभान्वित हुए हैं। हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपने सुझाव या फिर अपनी जिज्ञासाएँ हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और किराना घराना इस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। सरिता जी, गगनजीत कौर जी, लाल बाबू राय जी, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।